हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का वन एग्जाम पर। रात के 8 बज चुके हैं और हम आपके पास एक बार फिर से एसएससी जीडी मैथ के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है और इसको आप लोग करेंगे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर और बताएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कह रहा है कि एक 40 लीटर कंटेनर में शुद्ध दूध है। 4 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कितनी बार करें ताकि शुद्ध दूध की सांद्रता में 27.1% की कमी हो जाए। तो आइएगा देखते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और क्या होगा इसका बेस्ट अप्रोच। तो आपसे क्या है, लास्ट में कह क्या रहा है ये आपको ध्यान देना होगा। तो आपसे कह रहा है कि 27.1% की कमी हो। मेरे भाई अगर पहले 100% था तो इसके कहने का मतलब ये है कि अब जो हो वो 72.9% हो। तो अगर आप इसका रेशियो ले रहे हैं तो ये होगा 1000 से 729। कैसे सर, यहाँ पर दशमलव था ना, दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा कर दिया। ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है। अब 40 लीटर का कंटेनर में शुद्ध दूध था, 4 लीटर दूध निकाला जाता है। मेरे भाई ओवरऑल तो 40 लीटर था लेकिन 4 लीटर निकाला गया। इनको आप काट लोगे तो 1/10 होगा। मतलब पहले 10 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध आपने निकाल लिया तो 9 लीटर बचा। इसी प्रकार से 10 लीटर था अब 9 लीटर बचेगा, 10 लीटर था अब 9 लीटर बचेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी बार आखिर ये काम कर रहा था। तो आपको बनाना क्या है, 1000 से 729 बनाना है ना। तो यहाँ पर कितना होगा इनका गुणा 1000 और मेरे भाई इनका गुणा कितना होगा 729 होगा। तो देख लो 1000 से 729 हो गया। आपसे असल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपसे असल में क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि कितनी बार ये प्रक्रिया किया गया। एक बार, दो बार और 3 बार। तो ये प्रक्रिया जो की गई मेरे भाई 3 बार की गई है। बोलो दोस्तों कैसा लगा ये आपको क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आने की प्रबल संभावना भी है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर और दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है आप सभी के सामने। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, तीन संख्याएं हैं जिनका एवरेज 44 है। तो मेरे भाई तीन संख्याओं का एवरेज अगर 44 है तो उनका सम कितना होगा। आप पहले सम निकालने की कोशिश करें और निकालना पड़ेगा। तो इनका जो सम होगा मेरे भाई वो होगा 3 चौको 12 और 3 चौको 12 एक 13, 132 होगा। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ी सी भी वो पूछ सकता है। आपसे कहा गया है उनमें से पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का 4/7 है। मेरे भाई कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो अन्य दो संख्याओं के योग का, मतलब ये दोनों संख्याओं के योग का जो है कितना है 4/7 है मेरे भाई। तो आप यहाँ पर देखो इनका योग कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इनका सम 11, लेकिन असल में क्वेश्चन में दिया गया था 132 है ना। तो मेरे भाई एक रेशियो का मान कितना होगा, एक रेशियो का मान होगा 12। बोल दो, यहां तक दिक्कत हो तो बताना। नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई पहली संख्या क्या होगी ये बताइए। पहली संख्या आपकी कितनी है बता दो, बता दो। पहली संख्या है आपकी 4। एक रेशियो का मान 12 है तो 4 रेशियो का मान मेरे भाई, और यही आपकी पहली संख्या भी है। ये होगा 48, 12 चौको 48। तो जिनका जिनका भी जवाब आ चुका है 48 बिल्कुल वो सही दे रहे हैं। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब पर स्टार लगा लो दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर पेपर में ना आ जाए तो मुझसे बताना। ठीक है ना, किसी न किसी शिफ्ट के मैं अभी से बोल दे रहा हूं ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगला क्वेश्चन है, ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में मेरे भाई, 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वह कार्य को प्रारंभ करता है 4 दिनों बाद बी
उसके साथ जुड़ जाता है और पूरा कार्य प्रारंभ से 10 दिनों में कंप्लीट कर देता है। बी अकेले समान कार्य का 1/3 1/3 पार्ट को कितने समय में पूरा कर देगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है कि ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। मेरे भाई किसी कार्य को ए कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। 30 दिनों में कर रहा है ना, ठीक है। आगे कह रहा है कि वह कार्य प्रारंभ करता है और 4 दिनों के बाद, मेरे भाई वो 4 दिन तक तो काम किया होगा ए का 4 दिन का काम लिख लो, कितना किया ऐसे। फिर कह रहा है कि उसके साथ बी जुड़ जाता है। मेरे भाई 4 दिन तक करेगा, उसके साथ फिर कौन जुड़ जाएगा? बी। तो अब ए और बी मिल करके करेंगे, जो भी होगा देखेंगे आगे। और क्या कहा जा रहा है? और पूरा कार्य प्रारंभ से, यहां से आपको ध्यान से पढ़ना होगा, और पूरा कार्य प्रारंभ से 10 दिनों में पूरा हो जाता है। प्रारंभ से, मेरे भाई प्रारंभ से कहने का मतलब 4 दिन तक तो ये किया, और कह रहा है कि प्रारंभ से 10 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो आगे तो 6 दिन ही बचेंगे, तभी तो 6 और 4 10 दिन में कंप्लीट होगा। बोल दो, बोलो बोलो, यहां तक दिक्कत है? नहीं है ना? तो बस यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका इसका समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे भाई 30A है, यहाँ पर है 4A। तो 30A और 4A दोनों में है, तो इनका ले लो आप डिफरेंस, कितना होगा? 26A। और ये बराबर होगा मेरे भाई 6A प्लस B के। तो मेरे भाई 26A अगर ये है तो इनका आप आगे भी काट भी सकते हो। तो 2 तिया 6 और 2 एक नम 2, 2 तिया 6, तो 13A हो जाएगा। 13A बराबर में हो जाएगा 3A प्लस का 3B। तो ये होगा 10A बराबर 3B। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर A और B का जो भी एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा, वो निकलेगा मेरे दोस्तों 3/10। अब जरूरत पड़ेगी आपको किसकी? जरूरत पड़ेगी आपको मेरे भाई टोटल वर्क की। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो देखना ध्यान से। टोटल वर्क जो निकलेगा मेरे भाई, वो आपका निकलेगा, देखो यही ले लो, यही आपका टोटल वर्क होगा। यहां से भी निकालोगे तब भी निकलेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना? तो 30 दिन में ए कर रहा है और ए की एफिशिएंसी है मेरे भाई 3, तो यहाँ पर 3 ले लो। ये हो गया आपका टोटल वर्क, हो गया ना? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले समान कार्य का 1/3, कितना पार्ट? 1/3। तो इसका 1/3 कितना होगा? 1/3, यही होगा 1/3। और कौन कर रहा है मेरे भाई? बी। बी की एफिशिएंसी आप देख पा रहे हो 10 है, तो 10 इफिशिएंसीज करेगा, तो इससे जो टाइम लगेगा मेरे भाई, वो कितना लग जाएगा? इसे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 या 30 से 30 काट दें और 3 एकन्नम 3, इसे जो टाइम लगेगा वो 3 दिन का समय लगेगा। तो जिनका जिनका भी जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही वो दे पा रहे हैं, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन आएगा आएगा क्योंकि आज के सेशन में हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो फिक्स हैं, उनमें से 3-4 क्वेश्चन फिक्स है, आने तय हैं, ठीक है ना? ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या होगा इसका सही सही आंसर बताना। एक नाव स्थिर पानी में 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्तों अगर वो धारा के अनुकूल जाएगा तो चालें आपस में जुड़ जाएगी, और नाव की चाल है 19, ये देखो नाव की चाल है 19 और धारा की चाल है मेरे दोस्तों 3, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना मेरे भाई? और v माइनस यू का मान कितना हो जाएगा? तो 19 में से 3 गया, 16 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये प्रतिकूल जाएगा तो चालें आपस में घट जाती हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा? 88 किलोमीटर अनुकूल जाने में, 88 किलोमीटर अनुकूल जाएगा और अनुकूल जा रहा है तो 22 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। इसी प्रकार से प्रतिकूल जा रहा है 24 किलोमीटर, ये देखो 24 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, है ना? तो 24 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहा है और उस हिसाब से उसकी स्पीड 16 है। तो आप इसको कैंसिल कर लें, 22 चौको 88 प्लस का होगा और 8 त्रिका 24 और 8 दूनी 16, तो 3/2 होगा, और 3/2 को आप कहते हो कि सर इसको 1.5 बोला जाता है। तो 4 और 1.5 मिलकर के कितना हो जाएगा?
5.5 घंटे मतलब 5.5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, ये समझ में आपको आया या नहीं आया? अभी तक आ गया ना समझ में? तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और क्या है आपका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं इसको। कह रहा 3 दर्जन संतरे 405 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उसे लेन देन में 20% का प्रॉफिट अर्जित करने की आवश्यकता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कह रहा है कि 3 दर्जन संतरे। मेरे भाई 3 दर्जन में कितने होंगे? 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में कितने होंगे? तो 3 दर्जन में होंगे 36। तो यहाँ पर आप जो बेसिक सा फार्मूला लगा सकते हो, हमने आपको पहले भी बताया था। वो क्या होता है? वो होता है रुपया बटे प्रोडक्ट, मतलब वस्तु, रुपया बटे वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं और उनका गुणा आपको करना होगा किससे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस से। अगर आप ये काम कर दे रहे हैं दोनों पक्षों में, ये दोनों तरफ होगा, समझ रहे हो ना? तो आपका जवाब बिल्कुल एकदम करेक्ट जब आंसर में निकल जाएगा, बिल्कुल कम समय में आपका जवाब निकल जाएगा। ठीक है ना? ये होता है तरीका, और ये तरीका बना है कॉन्सेप्ट से। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पीछे की क्लासें भी हमारी देखें, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आया था। ठीक है ना? कह रहा 3 दर्जन संतरे 405 रुपए में। मेरे भाई रुपया कितना है? 405। और 3 दर्जन संतरे हैं, 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में होता है 12, तो 3 दर्जन में 36। और यहाँ पर ऐसा करने पर क्या हो रहा है? 25% का नुकसान सह रहा है। 25% का नुकसान का मतलब होता है 75% में बेच रहा है, तो 75% यहाँ आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे कह रहा है कि यदि उसे 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। मेरे भाई अब उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120% होगा। लेकिन कह रहा है कितने संतरे बेचने चाहिए, वो भी 288 रुपए में। तो यहाँ रुपया 288, लेकिन कितने संतरे बेचने होंगे नहीं पता। आप मान लें कि कितने होंगे, एक्स मान लें आप। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, क्या होगा इसका जवाब बताएंगे आप काट पीट करके। बताओ जल्दी। 9 चौको 36 और 9 पचे 45, तो 9 चौको 36 से ये कट गया। और मेरे भाई ये 4 तियां 12, 30 बार में कटा, और 3 दहम्मा 30, तो ये होगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है ना भाई? और ये होगा 5 नंबर 45, 5 पचे 25, 5 दूना 10। और कुछ बचा है अभी? बचा तो है यार कुछ न कुछ। फिर से काटो। नहीं काटेंगे? ये देखो, 9 त्रिका 27 और 9 दूना 18, 2 से काट देंगे इसे तो 16 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान जो आएगा मेरे भाई वो आएगा 16। तो 16 संतरे उसे बेचने होंगे 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आया वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? आगे बढ़ें, आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न भी आप सभी के सामने हाजिर है, और क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे। आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर ब्रैकेट के अंदर -2 किसके बराबर होगा? और इसके अभी सभी ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो मैं इसका सभी ऑप्शन लिख देता हूं। 1 मिनट में बता रहा हूं इसके सभी ऑप्शन क्या हैं, तब तक आप क्वेश्चन को लगाते रहें। -8 है, और 2 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर है √2, है ना? और उसके बाद है √2 की पावर 4, और उसके बाद क्या है? तो √2 की पावर -4, है ना? -4। ये सभी आपके ऑप्शन है। आप बताएं इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर -2। मेरे दोस्तों आप ध्यान से देखें, अगर मैं कहीं पर लिख दूं x⁻³ तो इसको यार लिखते क्या हो ये बताओ? इसको लिखते हो 1/x³। बोल दो, लिखा रहता है ना इस प्रकार से कहीं ना कहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो अलजेब्रा, तो इसको ऐसे ही तो लिख दोगे, x³ + 1/x³ लिख दोगे ना? बिल्कुल उसी बेस पर है, वैसे ही इसको भी लिखा जाएगा। तो आप देखें, इसको आप लिख क्या सकते हैं, पहले आप दो इसको उठाएं, इस पॉइंट को, इतने को,
तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा 1/4। अब आप लिखेंगे क्या इसे, 2 की पावर 1/4, मतलब अब 2 को भी आप ले रहे हैं। तो 2 की पावर 1/4 लिखेंगे तो इसको क्या रूट के अगर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 की पावर √4। तो आपका इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ। ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसका जवाब तो अभी तक आ जाना चाहिए था। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मेरे भाई कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि दिया है आपके पास, क्या दिया है, मैं 1 मिनट पेन को चेंज कर रहा हूं। ये है 2 की पावर 50 और 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 का पावर 20, है ना। तो आप क्या करो, इनकी जो पावर है 50, 40, 30 और 20, इनका आप ले लो एचसीएफ पावर का। तो पावर का आप मेरे भाई यहाँ पर लोगे क्या, तो वो लोगे एचसीएफ। ठीक है ना। तो अगर इनका एचसीएफ लोगे तो 50, 40, 30 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 10। अब इन सभी पावरों में इस एचसीएफ का आप कर दें डिवाइड, तो 2 की पावर ये हो जाएगा 10×5 = 50, है ना। इसमें डिवाइड करना है सभी में 10 में एचसीएफ से, समझ रहे हो ना, इस प्रकार से। तो अगर आप डिवाइड कर दे रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद 2 की पावर 5 आ जाएगा और उसके बाद 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब इसमें आप देखें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 2 की पावर 5 को अगर आप 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 32, और 3 की पावर 4 को तो ये आएगा 81, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का स्क्वायर होगा 25। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी आपको संख्या दिख रही होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी है यहाँ पर 81, है ना। और 81 किसके सामने है, इसके सामने, 3 की पावर 40 के सामने। तो यही होगा आपका करेक्ट जवाब, 3 की पावर 40। तो जिनका जिनका भी आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा लेना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं अभी से ही, है ना। तो देखना कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 455 है, यदि इनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थिर हो, मतलब जो भी संख्या होगी 75 और 125 के बीच ही होगी, तो वह संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। मेरे दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखना, आपको एक फार्मूला तो पता ही होगा, वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा। ये तो पता ही होगा, पता है ना। एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होगा, अब ये बताओ ये जो पहली संख्या होगी इसमें भी तो एचसीएफ शामिल होगा, और मेरे दोस्तों इसी प्रकार से जो दूसरी संख्या रही होगी इसमें भी तो एचसीएफ शामिल रहा होगा या नहीं। तो अगर इन दोनों में एचसीएफ शामिल है तो एक एचसीएफ से एक एचसीएफ को आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा एलसीएम। अब अगर मेरे भाई एलसीएम बचा तो ये जो एचसीएफ बचा है इसमें इसका डिवाइड कर दो, एचसीएफ का, है ना। तो जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ पर दो संख्याएं बचेंगी, एक तो पहली संख्या एक दूसरी संख्या बचेगी। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा जो निकलेगा मेरे दोस्तों, वो एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड करने पर निकलेगा। इस चीज को आप नोट कर लें, हमेशा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो आप यहाँ पर देखें एलसीएम आपको दिया है 455, और इसका जो एचसीएफ है कितना है, बोलो। एचसीएफ दिया ही नहीं क्या, नहीं दिया, बोलो एचसीएफ दिया ही नहीं।
तो इसका जो HCF होगा वो 13 होगा, आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक। HCF इसका 13 है, 13 और LCM 455 है, ठीक है, ठीक है, वो नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो LCM है 455, तो यहाँ पर आपका निकलेगा पहली और दूसरी संख्या का जो भी गुणा निकलेगा, LCM है 455 और उसको डिवाइड करना है आपको 13 से। तो 13 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जा रहा है मेरे भाई, तो 13 तिया 39 और 6 बचेगा, 13 पचे 65। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा आया कितना, 35। अब ये जो 35 आ गया मेरे भाई, इसको ये भी चीज तो लिख सकते हो, 7 पचे 35। अब आप बाया ऑप्शन भी कर लो, जो भी संख्या 5 से डिवाइड होगी वो होगी, 5 से तो कोई है नहीं इसमें, तो 7 से कौन सी है, 7 से डिवाइड जो होगी, और मतलब 7 का जो फैक्टर होगा वो 91 के अंदर है, क्योंकि 13 सतह 91 होता है। तो यही होगा आंसर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है 7 से कटने वाला और 5 से कटने वाला। और देखो आपसे पूछा क्या गया था, 75 और क्या चीज, 75 और 125 के बीच होनी चाहिए संख्या। तो क्या 91 75 और 125 के बीच है, जी हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। तो यही होगा आपका करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए का 30%, बी के 0.25%, सी के 1/5% के बराबर है। ए का 30% मतलब ये 3a/10 होगा, बराबर में होगा। अब 0.25%, 0.25 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/4। तो यहाँ पर होगा b/4 और ये बराबर होगा मेरे भाई c/5 के। अब अगर आपको ए, बी और सी का डायरेक्ट रेशियो चाहिए तो ये होगा 10/3 और ये होगा 4, क्योंकि पलट देना है इसको, जैसे ही पलटोगे आपका जवाब तुरंत निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पलट दिया करो सभी को। तो ये होगा 10, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। तो ए बी सी का जो भी रेशियो निकलेगा वो निकला आपका 10 12 15। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ए और सी का मान बताइए। ए का मान है 10 और सी का मान है 15, तो 10 और 15 इनका रेशियो लोगे तो 2 और 3 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2:3, ठीक है ना भाई। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग। कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा के संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकाला जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप क्या है ये बताना है आपको दोस्तों। तो देखना 28 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो अगर 28 सेंटीमीटर व्यास है मेरे भाई, तो रेडियस कितनी रही होगी, रेडियस रहा होगा 14 सेंटीमीटर, रही रहेगी ना, ठीक है। अब इसमें आप करोगे कैसे, 1 मिनट में बता रहा हूं। जैसे मान लो कि आपका ये एक वृत्त है, ठीक है ना। अब अगर आपका ये एक वृत्त है, मानो कि ये इसका केंद्र भी है, अगर ये जो केंद्र है इसका, 1 मिनट, तो यहां से यहां तक इसकी क्या होगी, ये होगी रेडियस, है ना। अगर ये रेडियस है तो रेडियस एक और रही होगी, जो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये रेडियस है। अब रेडियस जो है ये 14 सेंटीमीटर का है और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना दोस्तों, यहां तक समझ में आया। आपसे कहा क्या जा रहा है, 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो पहले ये बताओ, आपसे परिमाप की बात कर रहा है। अगर रेडियस है आपकी 7, तो एरिया होगा 154 और जो आपका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, वो होगा मेरे भाई 44। लेकिन यहाँ रेडियस दी है आपको 14, तो रेडियस अगर 14 होगी मतलब ये 7 का 2 गुना हो रहा है, तो 154 का 4 गुना होगा, तो ये होगा 616। और लेकिन हमको क्षेत्रफल से तो मतलब है नहीं, हमको पेरीमीटर से मतलब है, तो ये भी 2 गुना होगा, ये होगा 88। तो मेरे दोस्तों ये बताना, पूरे वृत्त की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरे वृत्त का अगर मैं निकालना चाहता हूं पेरीमीटर, परिमाप पूरे वृत्त का, तो पूरे वृत्त का तो 88 होगा, बोल दो 88 ही होगा पूरे वृत्त का, होगा या नहीं, हो जाएगा ना।
तो 88 अगर पूरे वृत्त का हो रहा है, अब उसमें से आपसे कहा जा रहा है संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। तो इसमें से आप 1/4 भाग निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 22। 22 ही तो बचेगा, ठीक है ना। अगर मेरे भाई यहाँ पर 22 बच गया, तो आपसे ये पूछ रहा है कि शेष पिज्जा, अच्छा 28 में से 22 निकाल लिया, मतलब 1/4 निकाल लिया, तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, या अगर कह रहा है तो 1/4 निकाल लिया, मतलब शेष जो बचेगा वो 3/4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 22 तिया 66। तो शेष जो बचा 66, लेकिन 66 आंसर होगा क्या? ना, क्योंकि उसमें 14 भी शामिल होगा और ये वाला भी 14, क्योंकि ये जो पार्ट है, 1 मिनट में फिर से बता रहा हूँ दूसरे पेन से, देखना ध्यान से। आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पिज्जा काटने के बाद भी तो रहेगा। तो आपको इतना पेरीमीटर बताना है, इतना पूरा का पूरा, ये इतना चल करके यहाँ तक। तो अगर आपको इतना पेरीमीटर बताना है तो 14 ये भी जोड़ोगे और 14 ये भी जोड़ोगे, क्योंकि ये जो 66 आया ये इतने का आया 66। अच्छा जो 22 आया था वो क्या था? 22 इसका था जो निकाल लिया आपने, उसके बाद 66 बचा। तो 66 में आप 14 ये वाला और 14 ये वाला भी जोड़ दें, तो 14 14 मिलकर 28 जोड़ देंगे, तो 8 6 14, 6 2 8 1 9, 94 सेंटीमीटर बचेगा इसका पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलो दोस्तों, कैसा लगा आपका ये क्वेश्चन? क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर ना आया हो तो आपसे मतलब आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं, ठीक, दोबारा आपका समझ में आ जाएगा। ये मस्त क्वेश्चन है दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर में आया है 2022 के। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, कह रहा है कि एक्स की पुनरावृत्ति 5 बार हो रही है, तो कर दो। अगर 5 बार हो रही है एक्स की पुनरावृत्ति तो कर दो। उसी प्रकार वाई की पुनरुक्ति 7 बार की जा रही है, तो वाई की जो पुनरुक्ति की जा रही है वो 7 बार की जा रही है मेरे दोस्तों, तो 7 बार आप इसकी भी कर दो। और ऐसा करने पर औसत जो मिलता है 37 मिलता है, औसत आपका मिलता है 37 मेरे भाई। एवरेज एवरेज है 37। तो 7 बार वाई और 5 बार एक्स आया, तो 7 5 12 बार आए ना कुल मिलाकर के संख्या, तो ये हो जाएगा इनका सम। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है साथ ही एक्स की पुनरुक्ति 7 बार की गई होती, एक्स की पुनरुक्ति 7 बार हुई और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर, y की पुनरुक्ति 5 बार मतलब y 5 बार आया, औसत जो मिला आपको 35। तो मेरे भाई योग कितना होगा? 7 एक्स, एक्स जो है वो 7 बार आया, y 5 बार, कुल मिलाकर के 12 बार आए, है ना। सम लिखना है आपको, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है y का मान। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? y का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? y का मान। तो y को आप मत छेड़ो, x को छेड़ लो। x को छेड़ोगे तो इसको 7 से गुणा करोगे 35 बनाने के लिए, और इसको 5 से गुणा करोगे 35 बनाने के लिए। तो आपने जिस चीज का गुणा किया है उसको ब्रेक कर लें, क्योंकि उसको सब में गुणा करना होगा। अब उसके बाद आप करेंगे क्या? उसके बाद आप कर लें, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हर जगह अगर माइनस लगा रहे हैं तो ये 7 पचे 35, 7 पचे 35 से कट जाएगा मेरे भाई। ये होगा 7 सता 49 वाई, क्योंकि 7 का गुणा सब में करेंगे, और ये होगा 5 पचे 25 वाई, क्योंकि 5 का गुणा करना है। इसी प्रकार से 7 का गुणा इसमें भी कर देंगे और 5 का गुणा इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ पर है 49, यहाँ पर है 25। 49 में से 25 गया, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 2 गया, और सॉरी 4 में से 2 गया 2, 24 वाई, है ना। और उसके बाद जो बचेगा आपका, क्या बचेगा? बोल दो। अब देखो, आपको करना क्या होगा, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो एक काम करो यार, आप 37 गुणा 12 गुणा 7 करो, कितना आ रहा है ये बताना। और इतना तो कर ही सकते हो, और इसको करो 35 गुणा 60। तो 35 गुणा 60 करोगे तो 6 पंचे 30, और 6 तिया 18, 30, 18 3 21, 210, और ये जीरो हो जाएगा। और 84 का गुणा अगर आप 37 में कर रहे हो तो कितना आएगा? 7 चौको 28 का 8 हासिल है 2, और 7 अठे 56, 2 58, 3 चौको 12, और 3 अठे 24, 1 25। ये होगा 8 8 2 10, 5 5 10 1 11, 2 1 3, 3108 आया मेरे भाई। कितना? 3108। 3108 में 2100 को घटाओगे
तो यहाँ आपका कितना होगा 8, 0 और 0 फिर होगा 3 में से 2 गया 1, तो ये 24 से कितनी बार में कटेगा? तो बोलो 24 से ये कितनी बार में कटेगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो किसका गुणा करोगे लास्ट में 8 आ जाए, या तो 7 का गुणा कर दो या तो 2 का। अब आपका जवाब या तो 42 होगा या तो 27 होगा, और अगर आप देखो तो 27 तो होगा नहीं, क्योंकि 24 का गुणा अगर आप 27 में करोगे तो क्या ये कभी भी बनेगा आपका 1008? बोलो बन सकता है? नहीं बनेगा ना। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना भाई? इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1008 को आप 24 वाई से काट दें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर। एक वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, हालांकि इस पर व्यय में 12% की बढ़ोतरी होती है, तो इसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? तो देखिएगा भाई 28% की वृद्धि हो रही है, 28% को आप बोलते हो कि 7/20 ये है ना? और 12% को क्या बोलते हो? तो 12% को बोलते हो 3/20। तो ध्यान से सुनना, आपकी जो कीमत है प्राइस, उसमें क्या हो रहा है 28% की वृद्धि हो रही है। मेरे भाई पहले अगर संख्या 20 थी, कीमत अगर पहले 20 थी, तो 7 की वृद्धि हो जाएगी उसमें, अब हो जाएगी 27। बोलो हो जाएगी ना? ठीक है। और खपत की अगर मैं बात करूं, तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी खपत में, तो खपत को अंग्रेजी में कंजम्पशन बोला जाता है, कितना आप उपभोग कर रहे हो। इनके बारे में कुछ नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। और इसके बराबर में जो होता है गुणा करने पर मेरे भाई, वो होता है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। खर्चा और खर्चे में, खर्चे का मतलब व्यय, और खर्चे में क्या किया जा रहा है 12% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 3/20 कहते हो 12% को। अगर आपका खर्चा पहले 20 था मेरे भाई, अब बढ़कर वो कितना हो जाएगा? तो अब बढ़कर वो हो जाएगा 23। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो 20 से 20 आप काट लो, कट गया। तो अगर आपको इसका मान निकालना है, ध्यान से देखना, इसका मान अगर आपको चाहिए तो इसके नीचे जो लाइन है उसी से आप क्रॉस गुणा कर लो, तो इसका मान होगा 1 का गुणा 27 में करोगे तो 27 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका मान निकालना चाह रहे हो, इसका गुणा आप कर लोगे नीचे वाले का इसमें, सॉरी आपको करना है इसमें ऊपर वाले में, है ना? तो 23 का नाम 23 हो जाएगा ये। तो आपका जो कंजम्पशन का रेशियो आ गया मेरे भाई, वो आया आपका 27 से 23, है ना? तो कितने की कमी हो रही है 27 से 23 में? 4 की कमी हो रही है 27 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है 100 लगाओगे, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी आप बताओगे? क्या ये सही निकला है क्या? 28% की वृद्धि हो रही है, तो 4 सते 28, 4 25 सामने 100 होता है ना, 7/20 नहीं होता मेरे भाई। गलत कर दिया हमने, गलत कर दिया ना। इसका जवाब इस तरीके से नहीं आएगा। तो कैसे आएगा आइए देखते हैं। ये जो 7/20 लिखा था हमने, ये नहीं 7/25 होगा। कितना होगा? ये होगा आपका 7/25। ठीक है ना? तो अगर प्राइस पहले 25 थी, तो अब हो जाएगी 32। इसका इसका नहीं पता है। और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, 4 3 12, 4 25 में 100, यहाँ भी वही किया था। ये हो जाएगा 25 से 28। 25 से 25 आप काट दे रहे हो। इसका अगर आपको मान निकालना है तो हमने बताया नीचे वाले का गुणा क्रॉस कर दिया करो, तो इसका मान जो होगा वो होगा 32। और इसका अगर मान निकालना नीचे वाले का गुणा क्रॉस में करोगे तो 28 करना 28। तो इनका भी रेशियो ले लो, 4 8 32, 4 7 28। तो कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा वो 8 से 7 का आएगा। मेरे भाई 1 की कमी हो रही है 8 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है 100, 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा 12.5%। और 12.5% की क्या हो रही है मेरे भाई? कमी हो रही है ना? क्योंकि पहले 8 था, अब कितना हो गया 7, तो कमी ही तो होगी कि वृद्धि होगी? बोलो 25 से 32। ठीक है। और 4 3 12, 4 25 में 100, तो 25 से 28 हो गया, 25 से 25 कटा, 32 से कमी ही होगी ना भाई। ठीक है।
आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, इसका क्या होगा सही जवाब आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 सही 2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। मेरे भाई मूलधन कितना है आपका 8,000। यहाँ पर मैं जो मेथड लगाने चल रहा हूँ वो है ट्री मेथड। अब 8,000 में क्या हो रहा है, 3 बार का समय आएगा आपका। कितनी बार का, तो 3 बार का आपका समय आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष तो ये पूरे के पूरे हो गए और ये जो बचे हैं 0.4 वर्ष इसको भी लोगे ना, तो 8,000 का 10% कितना होगा, क्योंकि 10% पहले वर्ष में लोगे आप, तो 800 होगा, यहाँ भी 800 होगा। लेकिन 8,000 का ये जो ब्याज लेगा मेरे भाई वो 2/5 वर्ष के तौर पर लेगा, क्योंकि अब यही बचा है, 2 वर्ष तो हो चुके, अब यही बचा है ना। तो मेरे भाई अगर 1 वर्ष की रेट 10% है तो 2/5 वर्ष की रेट कितनी होगी, तो ये होगी मेरे भाई 4%। तो आगे जो तीसरा वाला वर्ष लेगा जो लगा है वो 4% के हिसाब से लेगा। 8,000 का 4% आप निकाल लो, 8,000 का 4%, परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म, 4 8 32, 320 रुपया। कितना, 320 रुपया। अब दूसरे वर्ष वाला भी इससे ब्याज लेगा और ये भी इससे ब्याज लेगा, तो 800 का 10% के हिसाब से ये लेगा तो 80 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 800 पहले वाले वर्ष से अगर ये ब्याज लेगा तीसरे वर्ष वाला, तो ये कितना लेगा, 800 वो भी 4% के हिसाब से लेगा, तो परसेंट का मतलब 2 जीरो खत्म, 4 8 32, 32 रुपए लेगा। लेकिन अभी तीसरे वर्ष वाला ब्याज लेगा इससे, तो ये टोटल अमाउंट हुआ कितना 880, 880 से लेगा 4% के हिसाब से, तो परसेंट का मतलब 1 जीरो खत्म, अभी 1 जीरो बचा है, तो 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, तो ये होगा 35.2। अब देखो आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस। क्या पूछा गया है मेरे भाई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस। इनके बीच का डिफरेंस यही तो होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस यही तो होगा। 80 30 कितना होता है, 11 112, 112, 112 में आप जोड़ देंगे 35.2, तो ये होगा मेरे भाई 147.2। तो जिनका भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह है आपका डीआई का क्वेश्चन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। देखिएगा दोस्तों क्या दिया है, नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्षों 2012 से 2020 तक में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे चलें, तो मैं अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक। तो देखना भाई, 1 मिनट मैं पेन भी चेंज कर लूं अब। तो देखना ये कला संकाय के हैं, ये विज्ञान संकाय के हैं, ये वाणिज्य हैं, और इनका वर्ष दे दिया है टाइम 2012 14 16 18 20, है ना। तो इस चीज को भी आप ध्यान दें। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्षों में वाणिज्य संकाय में लड़कों की औसत, वाणिज्य संकाय में आपको आना है लड़कों का एवरेज निकालना है मेरे भाई, ये कह रहा है। तो 5 2 7 6 13 और 13 10 कितना होगा, 23 में एक कम कर दोगे 22 8 30, तो 30 का जीरो हासिल आया कितना 3, तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 और 15 2 17, 170। लेकिन इनका एवरेज लेना है, अभी रहने दो या ले ही लो 5 से डिवाइड करके, इनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और 5 वर्षों में कला संकाय में लड़कियों की औसत संख्या, कला संकाय में अब आपको आना है मेरे भाई, लड़कियों की औसत संख्या लेनी है। 6 3 9 9 2 11 11 6 17 17 3 20 का जीरो हासिल आया 2 2 3 5 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 4 21 210, और इनका भी एवरेज लोगे तो 5 वर्ष है तो 5 का डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बीच इनका डिफरेंस निकालना है क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होगा 5 चौको 20 5 दूना 10, यहाँ से 42 आया, और ये होगा 5 3 15, और कितना होगा 5 चौको 20, तो यहाँ से 34 आया, तो 42 और 34 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 8 का, 8 का ही होगा ना, यही होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो जिनका जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर डी मतलब 4,
उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आइए देखते हैं। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेमी है, इसका व्यास दिया है ज्ञात करने के लिए, और कह रहा है कि पाई बराबर आप माने 3.14। मेरे भाई अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो पहले आप समझें अर्धवृत्त बनाकर। तो ये है आपका अर्धवृत्त। अब इस अर्धवृत्त में क्या होता है, ये होता है इनका केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। तो मेरे भाई पूरे वृत्त का परिधि कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की 2 से काट दोगे तो नहीं निकल आएगा। अर्धवृत्त की होती है परिधि पाई आर। लेकिन रुकना थोड़ा, पाई आर तो परिधि हो गई, परिधि का मतलब यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये होती है आपकी परिधि। समझ रहे हो ना, क्या होती है परिधि। लेकिन अभी आर ये भी बचा है, आर ये भी बचा है, क्योंकि परिधि नहीं आपसे परिमाप बोल रहा है। तो पाई आर प्लस 2 आर होगा। यहाँ पर आर आप क्या करें, कॉमन ले लें। आर जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा अंदर पाई प्लस 2। लेकिन पाई को कह रहा है क्वेश्चन कि 3.14 मान लो, तो मान लो। तो पाई को जैसे ही 3.14 यहाँ पर रखोगे, तो 3.14 में इस 2 को जोड़ोगे तो ये होगा आपका 5.14, और आर बराबर होगा, आपको दिया है परिमाप 25.7 सेंटीमीटर। रख लो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे 100 का गुणा करके, तो यहाँ से भी 100 का गुणा करेंगे तो ये 2570 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन आप देख रहे हैं कि 257 का 2 गुना है 514, तो यहाँ पर 10 बचेगा ना, तो 2 पंचे 10, तो आर का मान आएगा मेरे भाई 5। आपको व्यास की जरूरत है, और व्यास होता है हमेशा 2r, तो 2r का मान होगा 10 सेंटीमीटर। तो जिनका जिनका भी जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब वो दे रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, 17 नंबर क्वेश्चन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बताएंगे। तरह किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी है। हमने आपको बताया था कि कभी भी रेट और टाइम आपस में ये बराबर हो मेरे दोस्तों। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप अगर रेट भी निकालना चाहें या समय भी निकालना चाहें, दोनों में से किसी भी चीज को निकालना चाहें, तो उसके लिए हमने आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी। क्या होता है कि जो आपका ये दिया है साधारण ब्याज है मूलधन का, इनका आप ले लो वर्गमूल। तो हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल हो इसका आप ले लें, क्या वर्गमूल ले करके 10 में गुणा कर दें, आपका जवाब तुरंत निकल जाएगा। आपसे पूछा क्या है, ब्याज की दर क्या है, रेट। तो आपको रेट की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो साधारण ब्याज क्या है आपका 16, और मूलधन 25, और कह रहे हो कि इसको 10 में गुणा कर दो। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 25 का क्या होता है 5। इसको 10 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 2 चौको 8। 8% आपकी क्या होगी, रेट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या होगा, तो टाइम भी क्या होगा आपका, तो टाइम आपका होगा 8 वर्ष, है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये ट्रिक है, आप इसको अपना सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट भी है, वो मैं कल डिस्कस कर लूंगा, है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक। बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक। ये मैं इसको आपको बता दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। कह रहा है एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन होता है एक क्यूब, उसका मान दिया इन्होंने 5832। तो ए का मान होगा मेरे भाई 18, क्योंकि 18 का क्यूब है ये, ध्यान देना। आपसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों, तो वो होता है 6a²। तो 6a का स्क्वायर कहने की बात कर रहे हैं, 18 का स्क्वायर करें कर देंगे तो 324 होगा। अब 6 त्रिका 18, मतलब 1800 से ज्यादा ही होगा आंसर। अब या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिका 18, 1 19, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब नहीं होगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के इस सेशन का, और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग बताएंगे। कह रहा है पी क्यू तथा आर की आय 5 4 3 है। पी है
क्यू है और आर है, इनकी जो इनकम का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों, वो दिया है आपको 5, 4 और 3। और उसके बाद आप आगे देख रहे हैं तो उनका व्यय 6, 5, 4 के रेशियो में है। एक्सपेंडिचर भी आपको दे दिया है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर जो दिया है आपको, खर्चा जो दिया है, उनका रेशियो दिया है 6, 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि पी रुपए 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। मेरे भाई अगर इसकी आय, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, प्लीज शांत होकर के ध्यान सुनना। इसकी आय 10,000 है, तो ये 5 का 2 गुना ही तो हुआ है, तभी 10,000, तो इसका 2 गुना 8,000 और इसका 2 गुना 6,000 होगा। कह रहा है कि पी 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। मेरे भाई फिर खर्च कितना कर देगा, तो वो जो खर्च करेगा वो करेगा 6,000। कितना करेगा, 6,000। तो 10 में से 4,000 उसने खर्चा कर दिया, तो 6,000 उसने क्या किया, सॉरी 10,000 में से 4,000 अगर उसने बचा लिया तो 6,000 खर्चा किया होगा। तो 6,000 ये कैसे बनेगा, एक का गुणा हुआ होगा, तो ये आएगा 5,000 और इसी प्रकार से ये आएगा 4,000 आपका। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्यू की बचत बताइए। क्यू की बचत अगर आपको बताना है तो 8,000 रुपए उसकी पेमेंट है, वेतन है, और 5,000 खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना, 3,000 रुपए। यही होगा उसका सेविंग, यही होगा उसका सेविंग, और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब भी यही होगा, 3,000। ठीक है ना दोस्तों, तो जिनका जिनका भी आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब वो दे रहे हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, जो हमने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसको हम कल करा लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और सभी लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम डेट भी नजदीक है, ठीक है ना। तो मेहनत करिए खूब, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।